हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर अवस्था में हो। आज है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था। इसी से हमारे संविधान का सबसे ज़्यादा पार्ट लिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 70% इसी 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस ने 28 माह यानी 28 मंथ इसने शासन किया था कांग्रेस ने। उस समय इन्होंने क्या क्या किया लोगों के लिए, ये भी हम आज डिस्कशन करेंगे। और ये देखिए, ये जो 1935 का अधिनियम आया था उसकी फोटो उस पर फाइनल साइन हो रहे हैं और उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। समाजवादी और साम्यवादी मुद्दे पर क्या हुआ था कि 1930 से 1940 के दशक में जो कांग्रेस थी उसमें समाजवादी और साम्यवादी बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। इससे परेशान होकर गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। एकमात्र बार अगर कांग्रेस से इस्तीफा दिया गया गांधी जी द्वारा तो 1934 में दिया गया था। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, गांधी जी द्वारा इस्तीफा कब दिया गया, तो 1934 में। और 1934 का कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गोलमेज सम्मेलन के परिणामों के अनुसार आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31 और 32 में। 31 वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और यह बता दूं, इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के बेस पर 1935 का भारत सरकार का अधिनियम आया। इसके जो प्रावधान है वो आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 70% लिए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्र में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय रखे गए। आरक्षित होते हैं जो कि वॉयसराय के पास थे, और हस्तांतरित यानी जिन पर इंडियन गवर्नमेंट काम कर सकती थी या जनता द्वारा चुने हुए सदस्य काम कर सकते थे। केंद्र में द्वैध शासन आया था, यानी कि जो पहले द्वैध शासन था, ड्यूअल पॉलिटी थी, मैंने आपको बताया था 1919 के अधिनियम में वो आई थी स्टेट्स में। लेकिन क्या हुआ था 1935 के अधिनियम में, स्टेट जो है जो पूरी तरह से भारतीयों के कब्जे में आ गए थे। यानी जो कांग्रेस के चुने हुए लोग थे या लोकतंत्र में भारतीयों द्वारा चुने हुए लोग थे, जो वो स्टेट में काम करेंगे, वो मतलब स्टेट उनके अंडर आ गए थे। और केंद्र में भी भारतीयों को काफ़ी हक मिले थे। वहां पर द्वैध शासन आ गया था। भारतीय और जो अंग्रेज थे वो मिलकर काम करेंगे। तो आप देख रहे हो, मतलब भारतीयों के हक बढ़ते जा रहे थे। 3 तरह की सूची जो आज भी लागू, आपको पता है। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बना सकता था, राज्य सूची जिन पर स्टेट कानून बना सकता था, और समवर्ती सूची यानी जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। किसी तरह का विवाद होने पर केंद्र को ज़्यादा पावर थी, संघ को ज़्यादा पावर थी। ये आपने याद रखना। और ये भी आज भी हमारे संविधान में है, जो कि शेड्यूल नंबर 7 में है। संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट जिसको बाद में बोला गया, उस समय भी इसे संघीय न्यायालय बोला गया था। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। और एक केंद्रीय बैंक की भी स्थापना की, यानी एक सेंट्रल बैंक, जो कि बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1 जनवरी 1949 को, जिसका क्या किया गया, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये जो बैंक बना था, केंद्रीय बैंक, ये बना था 1935 के एक्ट से ही, डायरेक्ट पूछ लेंगे। और 1937 में इसको बनाया गया। बर्मा, जो कि जिसको लॉर्ड डफरिन के समय पे अंग्रेजी सरकार ने कब्जा कर लिया था, उस बर्मा को आज़ाद कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। और अदन को भी भारत से आज़ाद कर दिया गया। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, बर्मा और अदन को भारत से कब फ्रीडम मिली, या किस एक्ट के तहत बर्मा और अदन को भारत से अलग किया गया। याद रखना, 1935 के एक्ट से बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया, यानी एक इनको सेपरेट कंट्री बना दिया गया और ब्रिटिश आधिपत्य से ये आज़ाद हो गए। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बने, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो कि मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांत था, वो भी एक नया प्रांत बना इसी एक्ट से, 1935 के एक्ट से। सिविल सेवा आयोग की स्थापना केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग की गई। इससे पहले क्या था, सिविल सेवा आयोग वैसे 1926 में ही बन गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 1935 के एक्ट से सेंटर का अलग सिविल सेवा आयोग होगा, और जो मतलब स्टेट हैं, राज्य हैं, उनका अलग से सिविल सेवा आयोग होगा। इससे पहले 1926 में एक ही सिविल सेवा आयोग था। 1926 में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी, लेकिन वो अंग्रेजों के अंडर था। जो इसमें 1935 के एक्ट से जो राज्यों का सिविल सेवा आयोग था, वो पूरी तरह से कांग्रेस के चुने हुए सदस्यों के अंडर काम करता था। और जो सिविल सेवा आयोग था सेंटर का, वो अंग्रेज और भारतीयों दोनों के द्वारा हैंडल किया जाता था।
नेहरू ने इसे एक ऐसी रेल बताया जिसमें ब्रेक बहुत है पर इंजन नहीं है। ये डायरेक्ट को स्टेटमेंट देके पूछ लेते हैं कि 1935 के अधिनियम के बारे ये किसने कहा था कि इसमें ब्रेक तो बहुत है और इंजन नहीं है, ये एक ऐसी रेलगाड़ी है। तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपने इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। देखिए तीनों इंपॉर्टेंट सेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई, एक 1929 का लाहौर में, एक 1936 का लखनऊ में और एक 1937 का जो हुआ था फैजपुर में, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के फर्स्ट पीएम प्रधानमंत्री पहले थे। तो ये आपने याद रखना, 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 1937 का जो अधिवेशन था ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई और फैजपुर में हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों? क्योंकि जो फैजपुर अधिवेशन था, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का ये ऐसा सालाना वार्षिक अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। यानी जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए उनमें से गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन याद रखना है फैजपुर अधिवेशन था, जो कि उस समय महाराष्ट्र में था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कांग्रेस के सेशन, क्योंकि इन्हीं में स्वतंत्रता आंदोलन किया, कांग्रेस की पूरी साल की रणनीति बनाई जाती थी। आपसे स्पष्ट तौर पे पूछा जाएगा कि एकमात्र गांव में कांग्रेस का कौन सा सालाना अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था फैजपुर अधिवेशन 1937 और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1161 सीटों पर, देखो 1935 का एक्ट मैंने बताया था, इसके बेस पर चुनाव होने थे और जो चुनाव में टोटल सीटें थी वो थी 1161। इसमें कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, यूनियनिस्ट पार्टी ने, अकाली दल ने, सबने चुनाव लड़े और 716 सीटों पर कांग्रेस जीत गई। यानी देख रहे हो 1161 में से 716, यानी बहुमत में कांग्रेस जीत गई थी। सॉरी, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो संख्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। और कांग्रेस का ये भी पूछ लेते हैं, चार ऑप्शन देके कि 3 में राज आया था और एक किस में राज नहीं आया था। तो आपने याद रखना है, संयुक्त प्रांत जिसे कि अब यूपी कहा जाता है, इसमें कांग्रेस जीत गई थी। बिहार में कांग्रेस जीत गई थी। मध्य प्रांत यानी आज के मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी। मुंबई जो उस समय का महाराष्ट्र और थोड़ा बहुत कर्नाटक ये सब था, यहाँ पे भी कांग्रेस जीत गई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कांग्रेस जीत गई थी और उड़ीसा में भी इनका स्पष्ट बहुमत आया था। असम और उत्तर पश्चिमी प्रांत में भी इन्होंने सरकार बनाई, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं था लेकिन गठबंधन की सरकार इन्होंने यहाँ पर बना ली। यानी 8 स्टेट में कांग्रेस ने सरकार बनाई। कौन, कहाँ, कब? जब 1935 के अधिनियम के बेस पर 1937 में इलेक्शन हुए तब ये काम हुआ था। ठीक है। ये देखिए फैजपुर अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा फिरा के आगे भी पूछे जाएंगे। ये एकमात्र ऐसा सेशन है जो कांग्रेस का पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांव में हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और ये ऐसे भाषण दे रहे हैं। देखो कैसे नॉर्मली लोग बैठे हुए हैं। आजकल के नेता तो पता नहीं कैसे कैसे चलते हैं, किसी भी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, पर उस समय पर देखो नेताओं में कितनी सादगी थी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। क्या हुआ 1937 में? कांग्रेस ने 8 स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाई और इन्होंने आधी से भी ज़्यादा सीटें जीत ली। तो कांग्रेस के जीतने पर गांधी जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस ने जीता है ना, ये कांटों का ताज है। डायरेक्ट पूछ लेंगे, कांग्रेस द्वारा इलेक्शन जीतने पर 1937 में ये किसने कहा था कि ये कांटों का ताज है? गांधी जी ने कहा था। क्यों कहा था? कि इसमें ब्रिटिश अधिकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके अंडर रह के भी काम करना था और भारतीयों को खुश भी करना था। ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो कि मद्रास में थे, इन्होंने मद्रास में रहकर क्या किया था, एक इन्होंने पंगा कर दिया था। मद्रास के ये उस समय, आज के समय पे जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता, उस समय पे उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था स्टेट लेवल पर। तो ये मद्रास के प्रधानमंत्री बने सी राजगोपालाचारी और इनके द्वारा मद्रास सरकार द्वारा MS बाटलीवाला को गिरफ्तार कर 6 महीने की जेल हुई है। डायरेक्ट पूछ लेंगे किस नेता को भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था मद्रास में? तो MS बाटलीवाला को किया गया था। और किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। और साथ में यूसुफ मेहर अली को भी हिरासत में ले लिया गया था उत्तेजित भाषण देने के कारण।
ये दो काम किए गए थे कांग्रेस द्वारा, जो बाद में जिनकी काफ़ी आलोचना हुई। खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने ही लोगों द्वारा अपने ही लोगों को गिरफ्तार करने का विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस ने इस दौरान बहुत से अच्छे काम भी किए। उन्होंने जो मतलब कृषि के एक्ट थे, जो कि स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर का विषय आता था, आज भी स्टेट के अंडर ही आता है, और स्टेट में कांग्रेस का राज था, 8 स्टेट में। तो जहाँ जहाँ पर कांग्रेस का राज था, उन्होंने टैक्स थे एग्रीकल्चर के, वो ख़त्म कर दिए थे। जो मतलब ऐसे कानून थे लोगों के ऊपर जो ज़बरदस्ती थोपे गए थे, वो ख़त्म कर दिए थे। जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज था और वहाँ जेलों में लोग थे, उन लोगों को आज़ाद कर दिया गया था। नए स्कूल कॉलेज वगैरह बनाए गए। तो और लोगों को ऐसे लगने लग गया था जैसे कि उनका ही राज आ गया है। और साथ में जो पुलिस के अत्याचार थे, उन पुलिस के अत्याचारों को कम किया गया, और पुलिस पर प्रेशर डाला गया कि वो लोगों के साथ विश्वसनीय बिहेव करें, विश्वसनीय व्यवहार करें। और पुलिस को भी लगने लग गया था कि अब जो ब्रिटिश शासन है वो जाने वाला है, और यानी भारतीयों का शासन आने वाला है। तो इस करके वो भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे थे। कांग्रेस शासन का बहुत अच्छा असर पड़ा था। और जिन अफसरों में लोगों को, आम भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता था, अब उन्हीं उन्हीं ऑफिस में, उन्हीं दफ्तरों में, उन्हीं कार्यालयों में सुनवाई भी भारतीय कर रहे थे, निपटारा भी भारतीय कर रहे थे। और वहां पर आम लोगों का आना जाना आम बात हो गई थी। तो आप कह सकते हो एक तरह से भारत राज की खुशबू आने लगी थी 1937 में, जब कांग्रेस जीत गई थी 8 राज्यों में। लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया गया था। ठीक है, ये सफलता थी। 1938 का फिर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। यह सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में हरिपुरा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत महान पर्सनैलिटी हैं, और फिलहाल की सरकार इनको बहुत महत्व भी दे रही है, क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए वाकई में बहुत बड़ा बलिदान दिया था, बहुत बड़ा त्याग किया था। इनके त्याग को सल्यूट है। और ये सुभाष चंद्र बोस ने दो ही कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। एक तो 1938 का कांग्रेस सेशन, जो कि हरिपुरा में हुआ था। इसको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की। तो वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि जो भारत है उसके लिए आर्थिक आधार पर योजनाएं जो तैयार करेगी, वो राष्ट्रीय योजना समिति करेगी। और इसी के बेस पर आगे जो था योजना आयोग की स्थापना की गई। तो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय योजना समिति की सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये त्रिपुरी संकट भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच ये लड़ाई छिड़ गई कि सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे मैं अध्यक्ष बनूंगा, और गांधी जी कह रहे थे कि मैं अपने कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाऊंगा। और ये क्यों था? क्योंकि दोनों के विचारों में मतभेद आ गया था। इसके कारण अध्यक्षता के लिए मुकाबला हुआ, और गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया पट्टाभी सीतारामैया को, और सुभाष चंद्र बोस खुद कैंडिडेट खड़े हुए। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। जो गांधी जी थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसको अपना कैंडिडेट खड़ा किया था? तो वो किया गया था इनके द्वारा पट्टाभी सीतारामैया को। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो खुद ही अध्यक्ष खड़े हुए थे। त्रिपुरी का अधिवेशन था जो 1939 का, उसके लिए। और इसको इसीलिए, इतने बड़े लीडर की लड़ाई थी तो इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विभाजन होने की संभावना हो गई थी। और अंग्रेज भी बहुत खुश हो गए थे अब विभाजन होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी समझ चुके थे कि एकता में ही बल है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। और गांधी जी इसको पर्सनल ले लेते हैं। ये कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। और वो इस्तीफा देने की बात कहते हैं। इससे आने वाले खतरे को सुभाष चंद्र बोस जी समझ जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि गांधी जी को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, देश को उनकी अभी ज़रूरत है, वो एक महान लीडर हैं, मैं ही इस्तीफा दे देता हूँ। और 1939 में कांग्रेस छोड़ देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। ये साल भी याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1939 में कांग्रेस छोड़ दी जाती है। और जब कांग्रेस इनके द्वारा छोड़ दी जाती है तो सुभाष चंद्र बोस के बाद नया अध्यक्ष चुनना होता है। तो राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष चुना जाता है कांग्रेस का। याद रखना, नए अध्यक्ष पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कौन नया अध्यक्ष बना। तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, ये हैं जो 1938 के अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के समय की पिक है। दोनों एक साथ हैं, गांधी जी भी और सुभाष बोस जी भी। और ये 1939 के जो त्रिपुरी संकट है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी के इलेक्शन जीतने के बाद की पिक है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्या होता है कि 1 सितंबर 1939 को, ये डेट भी याद रखना, ये भी बहुत बार पूछी जाती है ये, कि द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा था और पूरा वर्ल्ड इसमें झोंक गया था, इसकी जो मतलब शुरुआत हुई थी किस डेट को हुई थी, तो 1 सितंबर को हुई थी। और ये साल भी याद रखना, 1939 को हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड जो देश था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और इससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और ब्रिटेन ने अपने आप को 3 सितंबर को ये कहा कि मैं भी युद्ध का पार्ट हूं। उन्होंने भी युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन द्वारा भारत को जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया गया, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी थी। तो उसने कहा कि भारत भी युद्ध में शामिल हो रहा है। इससे कांग्रेस नाराज होगी और कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 8 स्टेट में जहां जहां उसकी गवर्नमेंट थी, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कांग्रेस ने क्यों इस्तीफा दिया 1939 में। कांग्रेस ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि ब्रिटेन ने जबरदस्ती भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था और उसने कांग्रेस की सलाह लेनी भी उचित नहीं समझी थी। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 1939 में। और 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। डायरेक्ट पूछ लेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की? 1939 में की थी। गांधी और सुभाष की पहले इतनी ज्यादा बनती थी कि सुभाष को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, गांधी जी ने किसको देशभक्तों का देशभक्त कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया स्ट्रगल, यानी भारतीयों का संघर्ष। और ये पुस्तक उन्होंने 1934 में लिखी थी। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई एकमात्र पुस्तक इंडियन स्ट्रगल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये आज था हमारा हिस्ट्री का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन और इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक में सब कुछ था और मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।